नमस्कार दोस्तों, धवल मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है पीडियाट्रिक और उसमें हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये नियोनेट में होता है, इसलिए इसको हम नियोनेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी बोल सकते हैं, या इसको हम इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी बोल सकते हैं, या उसको हम हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज भी बोल सकते हैं। हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज क्यों बोल सकते हैं वो हम आगे पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो ए नियोनेट का मीनिंग क्या होता है? नियोनेट का मीनिंग क्या होता है? तो बच्चे का जब जन्म होता है उसके 4 वीक तक उसको हम क्या बोलते हैं? नियोनेट बोलते हैं। तो ए नियोनेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का मीनिंग क्या होता है? तो जन्म के बाद नियोनेट के लंग्स पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते, पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाते, जिसकी वजह से नियोनेट में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से नियोनेट की रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्ट्रेस हो जाती है। क्या होता है? नियोनेट की रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्ट्रेस हो जाएगी, जिसकी वजह से नियोनेट में मल्टीपल सिम्टम्स आते हैं, मल्टीपल्स ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं? सिंड्रोम बोलने वाले हैं। ये किस में हो रहा है? नियोनेट में हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? नियोनेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं। तो ए नियोनेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की डेफिनेशंस क्या होती है? तो डेफिशिएंसी और एब्सेंस ऑफ द सर्फेक्टेंट इन नियोनेट लंग्स। जो नियोनेट होता है उसके लंग्स में सर्फेक्टेंट का लेवल डिक्रीज होने की वजह से, सर्फेक्टेंट का एब्सेंस होने की वजह से, या सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी होने की वजह से नियोनेट की रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्ट्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से नियोनेट में मल्टीपल सिम्टम्स आते हैं, मल्टीपल्स ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? नियोनेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलने वाले हैं। तो ये सर्फेक्टेंट क्या होता है? तो सर्फेक्टेंट एक केमिकल सब्सटेंस होता है। क्या होता है? सर्फेक्टेंट एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनता है। अब ये सर्फेक्टेंट कहाँ पर होता है? तो ये हमारे ये नियोनेट के लंग्स की स्ट्रक्चर है। ये छोटी छोटी हमने क्या बनाई है? एल्वोलाई बनाई है। क्या बनाई है? ये छोटी छोटी एल्वोलाई की स्ट्रक्चर है। ये ब्रोंकाई है, ये ब्रोंक्यूल्स है, और एल्वोलाई की स्ट्रक्चर है। तो ये एल्वोलाई क्या होती है? तो बबल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लंग्स, या उसको हम एयर सैक भी बोल सकते हैं, या इस एल्वोलाई को हम क्या बोल सकते हैं? एयर सैक भी बोल सकते हैं, या बबल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लंग्स, उसको हम एल्वोलाई बोलेंगे। इस एल्वोलाई की हम स्ट्रक्चर देखें तो ये एल्वोलाई है। अभी इस एल्वोलाई के अंदर छोटे छोटे सेल होते हैं, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं? न्यूमोसाइट सेल बोलने वाले हैं। न्यूमोसाइट सेल बोलने वाले हैं। ये न्यूमोसाइट सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। मेनली कितने प्रकार के होते हैं? टाइप 1 और टाइप 2। 2 प्रकार के सेल होते हैं। जो टाइप 1 सेल होते हैं, इस एल्वोलाई में जो गैसेस का एक्सचेंज करने का काम करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में से और ऑक्सीजन को लंग्स में से ब्लड में भेजने का काम करते हैं। तो गैसेस का एक्सचेंज करने का काम कौन करता है? टाइप 1 सेल करते हैं। अब जो ये टाइप 2 सेल होते हैं जो एल्वोलाई के अंदर होते हैं, जिसको हम न्यूमोसाइट टाइप 2 सेल भी बोल सकते हैं, इसके ये 2 कंपोनेंट का फॉर्मेशन करते हैं। इट फॉर्मेशन ऑफ द 2 कंपोनेंट। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो एक होता है स्फिंगोमाइलिन और दूसरा होता है लेसिथिन। तो ये जो स्फिंगोमाइलिन होता है और लेसिथिन होता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? उसको ही हम सर्फेक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्फेक्टेंट बोलते हैं। तो ये सर्फेक्टेंट क्या होता है? तो सर्फेक्टेंट एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनता है। जो कहाँ पर होता है? जो लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई होती है, जो हमने ये एल्वोलाई की स्ट्रक्चर बनाई है, इस एल्वोलाई में ये सर्फेक्टेंट होता है। इस एल्वोलाई में भी कौन बनाता है? तो इस एल्वोलाई में भी जो न्यूमोसाइट टाइप 2 सेल होती है, जो 2 कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन करती है। एक होता है लेसिथिन और दूसरा होता है स्फिंगोमाइलिन। ये दोनों कंपोनेंट्स को हम क्या बोलने वाले हैं? सर्फेक्टेंट बोलने वाले हैं। तो इस सर्फेक्टेंट का फंक्शंस क्या होता है? तो ये एल्वोलाई की सरफेस टेंशन को क्या करते हैं?
इट रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ द एलोलाई, एलोलाई की सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं और कोलेप्सिन होने से बचाते हैं। ये नॉर्मल एलोलाई है और ऐसी कोलेप्स एक कोलेप्स एलोलाई है, तो ऐसे कोलेप्स होने से प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। कौन बचाता है? सर्फेक्टेंट बचाते हैं। तो ये सर्फेक्टेंट एलोलाई को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। अब ये सर्फेक्टेंट का लेवल एब्सेंस होता है, सर्फेक्टेंट का लेवल कम होता है, जिसकी वजह से एलोलाई क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है, एलोलाई कोलैप्स हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड में वो CO2 का और ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाता है और क्या डेवलप होता है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप होता है। तो ये हमारे न्यूनेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की डेफिनेशंस हो गई। अब हम पढ़ने वाले हैं इटियोलॉजी और कॉजेज ऑफ द न्यूनेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। किस वजह से न्यूनेट में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप होता है, उसके कॉजेज क्या होते हैं, उसकी इटियोलॉजी क्या होती है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट वन है प्रे टर्म इन्फेंट या प्रे मैच्योर इन्फेंट। जब बेबी का जन्म होता है तब 37 टू 41 वीक में होता है, तो उसको तो हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल टर्म बोलने वाले हैं। अब जब बेबी का जन्म 37 वीक से पहले होता है, 36 में होगा, 32 में होगा, 33 में होगा, 28 वीक में होगा, तो 37 वीक से पहले बेबी का जन्म होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रे टर्म इन्फेंट या प्रे मैच्योर इन्फेंट बोलने वाले हैं। तो बेबी बोर्न बिफोर 37 वीक ऑफ गेस्टेशन, जिसको हम प्रे टर्म इन्फेंट या प्रे मैच्योर इन्फेंट बोलने वाले हैं। अब ये प्रे टर्म इन्फेंट में, न्यूनेट में रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्ट्रेस किस वजह से डेवलप होता है? तो हमने आगे पढ़ा सर्फेक्टेंट। तो सर्फेक्टेंट का फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है? तो फेटस में सर्फेक्टेंट का फॉर्मेशन होता है 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। सर्फेक्शन फॉर्मेशन स्टार्ट एट 20 वीक ऑफ द गेस्टेशन और कंप्लीट कब तक होता है? तो कंप्लीट 35 टू 37 वीक ऑफ द गेस्टेशन में कंप्लीटली सर्फेक्टेंट फॉर्मेशन हो जाता है, सर्फेक्टेंट कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है। अब बेबी का जन्म 37 वीक से पहले होता है, जिसकी वजह से बेबी में पूरी तरह से सर्फेक्टेंट का फॉर्मेशन नहीं हुआ होता है, सर्फेक्टेंट मैच्योर नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्ट्रेस होता है और क्या डेवलप होगा? न्यूनेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप होता है। तो प्रे टर्म बेबी में बेबी का जन्म 37 वीक से पहले होता है, जिसकी वजह से क्या डेवलप होता है? न्यूनेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप होता है। दिस प्रे टर्म बेबी हायर रिस्क ऑफ द डेवलपिंग न्यूनेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। न्यूनेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम प्रे टर्म इन्फेंट में डेवलप होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। उसके बाद आता है मैटरनल डायबिटीज। अब मदर में डायबिटीज हुई है तो फेटस में कैसे डेवलप हो सकता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम? तो जब मदर में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है तो क्या होता है? वो इंक्रीज लेवल ऑफ द ग्लूकोज प्लेसेंटा के थ्रू फेटस में ट्रांसफर होता रहता है। तो क्या होगा? फेटस के अंदर क्या होगा? इंक्रीज ग्लूकोज लेवल हो जाएगा। अब जब फेटस के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है तो फेटस के अंदर पेनक्रियाज में जो बीटा सेल होते हैं जो इंसुलिन का प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? इंक्रीज रिलीज ऑफ द इंसुलिन इन फेटस। फेटल के अंदर इंसुलिन का लेवल इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ज्यादा लेवल ऑफ द इंसुलिन क्या करता है? इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ द सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट को फॉर्मेशन होने से रोकता है। कौन? इंक्रीज लेवल ऑफ द इंसुलिन। इंक्रीज लेवल ऑफ द इंसुलिन क्या करेगा? इंक्रीज लेवल ऑफ द इंसुलिन इनहिबिट द सर्फेक्टेंट फॉर्मेशन। सर्फेक्टेंट को फॉर्मेशन होने से इनहिबिट करता है। अब जब डायबिटिक मदर में बेबी का जन्म होता है, जिसकी वजह से उस बेबी में पूरी तरह से सर्फेक्टेंट फॉर्मेशन नहीं हुआ होता है, सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? उस न्यूनेट में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप होता है। तो हमारे दो कॉजेज होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सिजेरियन डिलीवरी। तो सिजेरियन डिलीवरी में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कैसे डेवलप होता है, नॉर्मल डिलीवरी में क्यों नहीं होता है? तो नॉर्मल डिलीवरी में क्यों नहीं होता है? जब फीमेल में नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, तब फीमेल में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होते हैं। क्या होता है? फीमेल में यूटेराइन
कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होते हैं। अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो गए तो बेबी पे न्यूनेट पे क्या पड़ेगा, स्ट्रेस पड़ेगा, फेटस पे क्या पड़ेगा, स्ट्रेस पड़ेगा। अब ज्यादा फेटस पे स्ट्रेस पड़ेगा तो फेटस के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, स्ट्रेस हार्मोन बोलने वाले हैं। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फेटस के अंदर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। अब वो स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है, तो वो स्ट्रेस हार्मोन होता है स्टेरॉइड हार्मोन होता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोर्टिसोल बोलते हैं। वो कोर्टिसोल का काम क्या होता है, वो स्टेरॉइड हार्मोन का काम क्या होता है, तो इट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन, सिंथेसिस और मैच्योर ऑफ द सर्फेक्टेंट। ये कोर्टिसोल हार्मोन क्या करेगा, मैच्योरेशन, सिंथेसिस ऑफ सर्फेक्टेंट। जो सर्फेक्टेंट होता है लंग्स के एलोलाई के अंदर, उसको ए हार्मोन मैच्योरेशन और सिंथेसिस करने का काम करता है। तो जब नॉर्मल डिलीवरी होगी तो ये सर्फेक्टेंट मैच्योर और सिंथेसिस हो जाता है, तो ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप होने के चांसेस कम होते हैं। अब जब सिजेरियन डिलीवरी होती है तो सिजेरियन डिलीवरी में प्रेग्नेंट मदर को डॉक्टर क्या करते हैं, अपर एब्डोमेन को कट करते हैं और बेबी को क्या कर देते हैं, रिसीव कर देते हैं, जिसकी वजह से बेबी पे कोई भी स्ट्रेस नहीं पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कोई भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, कोई भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो बेबी पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, बेबी पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा तो बेबी पे क्या होता है, कोई भी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज नहीं होगा। स्ट्रेस हार्मोन रिलीज नहीं होता है तो क्या होगा, बेबी के अंदर सर्फेक्टेंट पूरी तरह से फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाएगा। उस वजह से सिजेरियन डिलीवरी में क्या डेवलप होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप होता है। तो जब सिजेरियन डिलीवरी होगी तो नो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, कोई भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, नो स्ट्रेस हार्मोन, बेबी पे कोई भी स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, तो बेबी में फेटस में कोई भी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज नहीं होगा। स्ट्रेस हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा, सर्फेक्टेंट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, मैच्योर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से उस फेटस में, उस न्यूनेट में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप होता है। तो उसकी वजह से सिजेरियन डिलीवरी में क्या हो सकता है, ये सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। उसके बाद आता है मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या होती है, तो मोर देन वन फेटस होता है जिसको हम मल्टीपल प्रेगनेंसी बोलेंगे। इसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कैसे डेवलप होता है, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी में प्री टर्म बेबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसी में बेबी 37 वीक से पहले बेबी का जन्म हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, न्यूनेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी में प्री टर्म बेबी के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप होता है। उसके बाद आता है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी की वजह से कैसे डेवलप होता है, जो प्रोटीन बी और प्रोटीन सी होता है जिसका पूरी तरह से म्यूटेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से सर्फेक्टेंट फॉर्मेशन नहीं होगा, अच्छी तरह से सर्फेक्टेंट सिंथेसिस नहीं होगा, और क्या डेवलप होगा, न्यूनेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप होता है। उसके बाद आता है मेल न्यूनेट। मेल सेक्स में क्या होगा, लेट मैच्योर होते हैं लंग्स, जिसकी वजह से क्या डेवलप होता है, न्यूनेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम मेल फीमेल न्यूनेट के अकॉर्डिंग मेल में ज्यादा होते हैं। तो ये हमारे कॉजेज हो गए। अब हम पढ़ने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, कैसे डेवलप होता है वो हम पढ़ेंगे। तो हमने जो आगे कॉजेज पढ़ा, ड्यू टू द कॉजेज, तो कॉजेज की वजह से क्या होता है, सर्फेक्टेंट पूरी तरह से फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, सर्फेक्टेंट सिंथेसिस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से सर्फेक्टेंट का लेवल क्या हो जाता है, एब्सेंस या उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से एलोलाई क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। ये हमारी नॉर्मल एलोलाई होती है। एलोलाई क्या करती है, ऑक्सीजन्स और CO2 का एक्सचेंज करने का काम करती है हमारे लंग्स में से ब्लड में, और ब्लड में से CO2 को लंग्स में लाने का काम करती है। अब ये एलोलाई क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है। ये एलोलाई ऐसे कोलैप्स हो जाती है जिसकी वजह से ये गैसेस का एक्सचेंज पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, और क्या डेवलप होगा, हाइपोक्सीमिया, हाइपरकैप्निया और एसिडोसिस डेवलप होता है। ये हाइपोक्सीमिया क्या होता है, तो ये हमारे हार्ट की स्ट्रक्चर है।
हार्ट के राइट वेंट्रिकल में से, ये राइट वेंट्रिकल में से एक आर्टरी निकलती है जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोलने वाले हैं। ये आगे जाके हमारे लंग्स में जाती है और छोटे छोटे कैपिलरीज में ट्रांसफर हो जाती है। दूसरी छोटे छोटे कैपिलरी आर्टरीज बनती है और एक वेन निकलती है जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, पल्मोनरी वेन बोलने वाले हैं। वो हमारे लंग्स में से निकल कर कहाँ पर आती है, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आके मिलती है। तो ये राइट वेंट्रिकल होता है, उसमें से CO2 वाला ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल में से कहाँ पर जाता है, लंग्स में जाता है। अब ये नॉर्मल एलोलाई होती है, तो जब CO2 वाला ब्लड आएगा तो CO2 वाला ब्लड एलोलाई के थ्रू हमारे लंग्स से बाहर आ जाता है और लंग्स में से जो ऑक्सीजन होता है वो एलोलाई के थ्रू कहाँ पर आता है, पल्मोनरी वेन में आता है और हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है। ये नॉर्मल प्रोसेस चलती है, ये गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब इधर सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होने की वजह से ये एलोलाई क्या हो गई है, ये एलोलाई कोलैप्स हो गई है, ये एलोलाई कोलैप्स हो गई है, जिसकी वजह से ये CO2 वाला, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये एल्वेओलाई के थ्रू बाहर नहीं आ पाएगा और ये ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू, एल्वेओलाई के थ्रू पल्मोनरी वेन में नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी आर्टरी में CO2 का लेवल तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और हमारे ब्लड वेसल्स में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। तो CO2 का लेवल हमारे ब्लड वेसल्स में इंक्रीज होता है जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, हाइपरकैप्निया बोलने वाले हैं। और ऑक्सीजन का लेवल ब्लड वेसल्स में कम होता है जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, हाइपोक्सेमिया बोलने वाले हैं। अब ये CO2 का लेवल ज़्यादा होने की वजह से pH कम होती है, जिसकी वजह से क्या डेवलप होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोलने वाले हैं। तो एलोलाई कोलैप्स होने की वजह से क्या डेवलप हुआ, हाइपोक्सेमिया डेवलप हुआ, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होता है ब्लड वेसल्स में जिसको हम हाइपोक्सेमिया बोलते हैं। हाइपरकैप्निया में CO2 का लेवल ब्लड वेसल्स में इंक्रीज होता है जिसको हम हाइपरकैप्निया बोलेंगे। pH लेवल कम होगी जिसको हम एसिडोसिस बोलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से हो रही है इसलिए इसको हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोलने वाले हैं। उसके बाद क्या होता है, हाइपोपरफ्यूजन इन द लंग्स। अब क्या होता है, ये CO2 का लेवल ज्यादा होता है और ये एलोलाई कोलैप्स हो जाती है जिसकी वजह से ये ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाती है। कॉन्स्ट्रैक्ट होने की वजह से ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स होती है और कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाएगी तो पूरी पतली हो जाती है। कॉन्स्ट्रैक्ट होने की वजह से पूरी तरह से लंग्स में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोपरफ्यूजन ऑफ द लंग्स। हाइपोपरफ्यूजन इन द लंग्स, लंग्स में ब्लड कम पहुंचेगा जिसको हम हाइपोपरफ्यूजन बोलने वाले। किसकी वजह से हुआ, हाइपोक्सिया होने की वजह से होता है। उसके बाद लंग्स में ब्लड कम पहुंचने की वजह से लंग्स की एलोलाई क्या होती है, डेड होने लगती है। अब एलोलाई में जो ये इनर सेल होती है वो इसकी डेथ होने लगती है जिसकी वजह से ये सेल इधर आके इकट्ठा हो जाएगी और एक मेम्ब्रेन बनाएगी। उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलने वाले हैं, हाइलाइन मेम्ब्रेन बोलने वाले। क्या बोलने वाले हैं, हाइलाइन मेम्ब्रेन बोलने वाले हैं। तो हाइलाइन मेम्ब्रेन क्या होती है, जो डेड सेल होती है एलोलाई में जो नीचे लेयर पे आके इकट्ठा हो जाती है और एक हार्ड लेयर बनाती है। उस हार्ड लेयर को हम क्या बोलते हैं, हाइलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसलिए इस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को हम क्या बोल सकते हैं, हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज बोल सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एक हार्ड लेयर बनती है जिसको हम हाइलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज होना बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूनेट की डेथ भी हो सकती है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, न्यूनेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलने वाले हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, गैसेस एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा, CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा। तो ये हमारी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की पैथोफिजियोलॉजी हो गई। अब हम पढ़ने वाले हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम।
रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप हुआ है नियोनेट में, तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम आते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो नियोनेट में क्या देखने को मिलेगा, हमें ऑक्सीजन की मात्रा कम देखने को मिलती है। अब ऑक्सीजन की मात्रा कम देखने को मिलती है तो क्या डेवलप होता है, टेकेपनिया डेवलप होता है। ये टेकेपनिया क्या होता है, तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट से ज्यादा देखने को मिले उसको हम क्या बोलने वाले हैं, टेकेपनिया बोलने वाले। तो रेस्पिरेटरी रेट हमें क्या देखने को मिलेगी, इंक्रीज देखने को मिलेगी। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, तो 40 to 60 ब्रेथ पर मिनट, ये नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है। अब 60 से हमको ज्यादा रेस्पिरेटरी रेट देखने को मिले उसको हम क्या बोलने वाले हैं, टेकेपनिया बोलने वाले हैं। उसके बाद आता है टेकीकार्डिया। नियोनेट के शरीर में CO2 की मात्रा ज्यादा है जिसकी वजह से कंपनसेशन करने के लिए हार्ट क्या करेगा, ज्यादा पंपिंग करेगा, ऑक्सीजन ज्यादा भेजनी चाहिए इसलिए हार्ट ज्यादा पंपिंग करेगा, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, हार्ट रेट ज्यादा देखने को मिलेगी। अब हार्ट रेट इंक्रीज देखने को मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टेकीकार्डिया बोलते हैं। तो हमें टेकीकार्डिया देखने को मिलता है। उसके बाद आता है चेस्ट वॉल रिट्रैक्शन। चेस्ट वॉल रिट्रैक्शन क्या होता है, तो जब बच्चा सांस लेता है तो इंस्पिरेशन, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन के टाइम क्या होता है, उसके छाती में खड्डे पड़ते हैं, छोटे छोटे खड्डे पड़ते हैं, उसको हम क्या बोलने वाले हैं, चेस्ट वॉल रिट्रैक्शन बोलने वाले हैं। उसके बाद आता है एक्सपिरेटरी ग्रंटिंग। एक्सपिरेटरी ग्रंटिंग क्या होता है, जब बच्चा सांस बाहर निकलता है तो उस एक आवाज सुनाई देती है जिसको हम ग्रंटिंग आवाज बोलने वाले हैं। वो आवाज कैसी होती है, ऐसी ग्रंटिंग आवाज सुनाई देगी जिसको हम एक्सपिरेटरी ग्रंटिंग बोलने वाले हैं। उसके बाद आता है नेजल फ्लेरिंग। जब बच्चा सांस लेता है तो उसके नेजल क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, उसके नोस्ट्रिल फूल जाते हैं जिसको हम नेजल फ्लेरिंग बोलने वाले हैं। उसके बाद दूसरा सिम्टम होता है साइनोसिस। साइनोसिस क्या होता है, तो जब बच्चे के शरीर में CO2 की मात्रा ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से उसके स्किन और उसके नेल हमको ब्लू कलर के देखने को मिलते हैं। कौन से कलर के देखने को मिलते हैं, ब्लूइश डिस्कलरेशंस ऑफ द स्किन और नेल, जिसको हम क्या बोलेंगे, साइनोसिस बोलेंगे। तो बच्चे के स्किन और नेल हम देखेंगे तो हमें ब्लू कलर के देखने को मिलते हैं, तो हमें क्या बोलने वाले हैं, इस यूनिट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप हुआ है। तो ये साइन एंड सिम्टम है हमारे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के। अब हम पढ़ने वाले हैं डायग्नोसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। नियोनेट में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है या नहीं, वो कैसे डायग्नोसिस करने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो नियोनेट में हमें क्या देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी रेट हमें ज्यादा देखने को मिलता है, टेकेपनिया देखने को मिलता है, कितना होता है, मोर देन 60 ब्रेथ पर मिनट हमें देखने को मिलता है। उसके बाद नियोनेट का जब हम चेस्ट एक्सरे करवाते हैं उसमें हमें एटेलेक्टेसिस देखने को मिलता है। एटेलेक्टेसिस क्या होता है, तो हमने नॉर्मल एलोलाई थी उसमें सर्फेक्टेंट का लेवल एब्सेंस हो जाने की वजह से ये एलोलाई क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है। क्या हो जाती है, एलोलाई ऐसे नॉर्मल होती है, जब सर्फेक्टेंट एब्सेंस होता है तो इस एलोलाई कोलैप्स हो जाएगी। तो चेस्ट एक्सरे में हमें एटेलेक्टेसिस देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलता है। ग्रे कलर के हमें पैचेस देखने को मिलते हैं जिसको हम ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस बोलेंगे। तो हाइलिन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से हमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलता है। उसके बाद हमें एयर ब्रोंकोग्राम भी देखने को मिलते हैं, वाइट पैचेस भी देखने को मिलते हैं सीटी स्कैन और एक्सरे में। उसके बाद हम नियोनेट का एबीजी करवाते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं और उसका हम एबीजी चेक करवाते हैं तो हमें पीएच हमें लेस देन 7.15 देखने को मिलेगी। एसिडोसिस हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड हम देखें तो हमें मोर देन 45 देखने को मिलेगा। नॉर्मल लेवल कितना होता है, 35 to 45 mm ऑफ Hg होता है। और PCO2 हमें क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद हम ऑक्सीजन लेवल देखें तो हमें लेस देन 80 देखने को मिलता है। नॉर्मल लेवल कितना होता है, 80 to 100 होता है, 100 mm ऑफ Hg होता है, इससे हमें कम देखने को मिलता है। उसके बाद HCO3 में लेस देन 22 देखने को मिलता है। नॉर्मल लेवल इसका 22 to
27 मिली इक्वल पर लीटर होता है। उसके बाद हम एक टेस्ट करते हैं, जब फेटस में एक टेस्ट करते हैं जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, शेक टेस्ट बोलने वाले हैं। अब ये शेक टेस्ट क्या होता है, तो 0.5 ml क्या लेते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड लेंगे, 0.1 ट्यूब लेंगे, उसमें ट्यूब में 0.5 ml एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं और 0.5 ml नॉर्मल सलाइन लेंगे और उसमें 1 ml क्या ऐड करते हैं, इथेनॉल ऐड करते हैं। अब उस ट्यूब को क्या करते हैं, 1-2 मिनट तक ट्यूब को सेक करते हैं, हिलाते हैं। उसके बाद शेक द ट्यूब इन 1 to 2 मिनट तक ट्यूब को शेक करेंगे। उसके बाद उस ट्यूब को वर्टिकल पोजीशन में रखते हैं। अब ऐसे वर्टिकल पोजीशन, ये ट्यूब है, ऐसे वर्टिकल पोजीशन में रखेंगे तो हमें बबल्स प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। उस ट्यूब में जो बबल्स हमें प्रेजेंट देखने को मिले तो हम क्या बोल सकते हैं, इस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या है, इस एमनियोटिक फ्लूइड में सरफेक्टेंट प्रेजेंट है। इट इंडिकेट नॉर्मल सरफेक्टेंट, तो सरफेक्टेंट नॉर्मल है, हम इस इंडिकेट करेंगे तो उसको हम नॉर्मल लंग्स मैच्योरिटी बोलने वाले हैं। उसके बाद अब उस ट्यूब में हमें बबल्स एब्सेंट देखने को मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इंडिकेट एब्सेंस ऑफ द सरफेक्टेंट। जो बबल, उस ट्यूब में जो बबल्स एब्सेंट हो गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसके अंदर सरफेक्टेंट क्या है, एब्सेंस है। तो जो सरफेक्टेंट क्या है, एब्सेंस है। तो ये हमारा शेक टेस्ट होता है जिससे हमें पता लगता है कि फेटस में लंग्स मैच्योर हुए हैं या नहीं, या इमेच्योर है या नहीं, वो हमें शेक टेस्ट से पता लगता है। तो हमारा डायग्नोसिस होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का। अब हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब हम डायग्नोसिस कर देते हैं कि ये न्यूनेट में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप हुआ है, तो उसका मैनेजमेंट क्या करने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो न्यूनेट में पहले तो क्या करते हैं, मेंटेन पेटेंट एयरवे, उसका एयरवे क्लियर करते, सक्शनिंग करते। तो पहले तो उसका माउथ क्लियर करते, उसके बाद नोज का सक्शनिंग करते। माउथ का सक्शनिंग पहले क्यों करते, हम नोज का पहले करेंगे तो माउथ के सिक्रेशन उसके लंग्स में जा सकता है, न्यूनेट एस्पिरेट कर सकता है, जिसकी वजह से हम माउथ का पहले करेंगे और नोज का बाद में करते हैं। उसके बाद न्यूनेट में ऑक्सीजन की मात्रा कम मिल रही है तो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद एक मशीन होती है जिसपे ऑक्सीजन कम मिल रहा है ज़्यादा, तो ये मशीन पे न्यूनेट को रखा जाता है जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, सी पेप मोड बोलने वाले हैं। सी पेप मोड क्या होता है, तो कंटिन्यूअसली पॉजिटिव एयरवे प्रेशर होता है। एक मोड होता है जो वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है, कंटिन्यूअस पॉजिटिव प्रेशर ऑफ द लंग्स विच हेल्प प्रिवेंटिंग द कोलेप्सिंग ऑफ एलोलाई। जब बच्चा ये मशीन लगाते हैं, जब बच्चा सांस लेगा तो ये प्रेशर से हवा न्यूनेट के लंग्स में भेजते हैं, जिसकी वजह से जो एलोलाई होती है कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। एलोलाई कोलैप्स नहीं होती है और गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है। तो ये मोड पे रखते हैं। अब जो न्यूनेट, ये मोड पे भी न्यूनेट में रेस्पिरेटरी इंसफिशियंसी देखने को मिलते हैं, एब्सेंस देखने को मिलती है, तो मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करवाते हैं। न्यूनेट को इंक्यूबेशन करेंगे और इंक्यूबेशन करके क्या प्रोवाइड करवाते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद न्यूनेट में इंजेक्शन भी लगाते हैं। इंजेक्शन स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाते हैं, बीटामेथाजोन और डेक्सामेथाजोन का इंजेक्शन लगवाते हैं, जिसकी वजह से सरफेक्टेंट फॉर्मेशन होने के हेल्प करते हैं। तो ये हमारा मैनेजमेंट होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का। तो इधर हमारा ये लेक्चर फिनिश होता है।